तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका इतिहास का विषय है, इसका जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 30 मार्च को। ठीक है, 30 मार्च 2026 को जो आपका CBSE का बोर्ड एग्जाम होगा, तो उसके लिए हम लोग अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जी हाँ बच्चों, 9वां सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने हिस्ट्री के 8 सैंपल पेपर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। उसके अलावा वन शॉट की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक और थर्ड बुक तीनों की। ठीक है, और जिसमें से फर्स्ट बुक के लिए एक वीडियो बनाया है और सेकेंड और थर्ड बुक के लिए एक वीडियो बनाया है, तो वो देख लीजिएगा। उसका भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा। उसके अलावा मैप के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दी है, वो भी आप देख लीजिएगा, आई बटन में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। अलग से इन सब की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ पर भी जा करके जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये जो हमारा 9वां सैंपल पेपर है हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं, इसके अंदर हमसे एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी सन किसके अंदर। ठीक है, यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था आपका, उसके अंदर जो है सो कि 5वीं रिपोर्ट कब पेश की गई थी वो आपको बताना है। इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर मान लीजिए बच्चों, राहुल नाम का एक बंदा है, ठीक है, एक व्यक्ति है। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये राहुल नाम के जो व्यक्ति है, ये एक कंपनी में, एक ऑफिस में काम करते हैं। उस कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर ये काम करते हैं। अब ये पूरे महीने भर राहुल जी क्या काम करेंगे, कंपनी को कितना प्रॉफिट लाके देंगे, कितना लॉस होगा, तो इन सब का एक रिपोर्ट तैयार होता है। ठीक है, और कंपनी क्या बोलेगी कि भैया रिपोर्ट आपको महीने के एंड में, यानी कि 30 तारीख को आपको हमें सबमिट करना है। तो कंपनी में जितने भी इंप्लॉय होंगे वो सारा अपना रिपोर्ट बनाएंगे और जो कंपनी का मालिक होगा उनको एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि देखिए मालिक जी, ये हमने कंपनी को इतना प्रॉफिट ला के दिया एज ए एम्प्लॉय और इतना लॉस हुआ हमारी कंपनी को। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो अंग्रेज लोग थे, जो इंडिया में आए थे भैया व्यापार करने के लिए, अंग्रेज में कौन सा अंग्रेज भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो वो लोगों को भी यहाँ पर रिपोर्ट भेजना पड़ता था टाइम टू टाइम कि हाँ भैया यहाँ पर हमने इंडिया के अंदर इस प्रकार से व्यापार किया, इस तरह से नहीं किया। तो पूरा का पूरा उनको क्या करना पड़ता था, यहाँ पर रिपोर्ट भेजना पड़ता था कि हाँ देखिए, जैसे कि ये चचा आप देख रहे हैं, चचा हमारे यहाँ पर ये बैल ले जा रहे हैं और पीछे इधर से भूसा ले जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा एकदम बताना पड़ता था कि इंडिया में हम सामान इतने रुपए किलो बेच रहे हैं, ऐसे बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, सारा का सारा उनको बताना पड़ता था। ठीक है, और कहाँ इनको भेजना पड़ता था, जो आपका इंग्लैंड होता था, जो ब्रिटेन होता था, उसका जो संसद होता था, वहां पर जो है सो कि सारा एक रिपोर्ट भेजना पड़ता था। क्यों? क्योंकि खाली ब्रिटेन में एक ही कंपनी थोड़ी ना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी ना है, ब्रिटेन में बहुत सारा कंपनी था जो कि आपका इंडिया में व्यापार करना चाहता था। लेकिन मेजरली कौन सा कंपनी इंडिया में व्यापार कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यही व्यापार कर रहा था। ठीक है, इसीलिए इनको ज्यादा और भी फोर्स किया जाता था कि आप तो भैया खास करके बताइए कि क्या क्या व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर साल या कुछ समय अंतराल पर इनको रिपोर्ट भेजना पड़ता था। उसी रिपोर्ट में एक रिपोर्ट था जिसको बोला जाता है 5th रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, जो कि इनको भेजना पड़ा। और ये रिपोर्ट जो है सो कि आपका जो ब्रिटेन का संसद है वहां पर कब पेश हुआ था, 1813 के अंदर पेश हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से कार्यवाही कर रही थी, क्या काम कर रही थी इंडिया के अंदर, पूरा का पूरा ब्यौरा था, पूरा डिटेल में लिखा हुआ था उसके अंदर। तो ये यहाँ पर पेश किया गया। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1813। आई होप कि आपको समझ में आया। और आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1813 में ब्रिटिश संसद जो था वहां पर 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द 5th रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1813, यानी 1813। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि धर्म शास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था को सही क्रम में लिखना है। ठीक है, देखिए वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 तरह के लोग आते थे बेसिकली। पहले शूद्र, दूसरे ब्राह्मण, तीसरे वैश्य और चौथे क्षत्रिय। इन चारों को क्या करना है, आपको लाइन से लगाना है कि कौन सा टॉप पे आते थे, कौन से उसके नीचे, फिर उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन। तो इसको भी थोड़ा सा समझिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्ण व्यवस्था की, ठीक है, धर्म शास्त्रों के अनुसार बात करें वर्ण व्यवस्था की, तो सबसे पहले नंबर पे या कह लीजिए सबसे टॉप पे कौन आते थे हमारे यहाँ पर, वो आते थे ब्राह्मण लोग। ठीक है, अब ब्राह्मण लोगों का क्या काम होता था, अध्ययन करना, यानी पढ़ाई वगैरह करना, वेदों को पढ़ना, यज्ञ करवाना,
दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मण लोगों का काम हुआ करता था। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आते थे हमारे ब्राह्मण लोग। दूसरे नंबर पे वर्ण व्यवस्था में कौन आते थे? वो आते थे हमारे क्षत्रिय लोग, जो अमूमन राजा वगैरह हुआ करते थे। ठीक है ना, जो शासन करते थे, युद्ध करते थे, लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे, न्याय करते थे। ठीक है, ये सब काम हमारा यहाँ पर जो है सो कि शासक वर्ग मेनली किया करता था। तो वर्ण व्यवस्था में दूसरे नंबर पे ये आते थे। तीसरे नंबर पे हमारे कौन आते थे भैया? तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्य। ठीक है, यानी पहले हो गए ब्राह्मण, दूसरे हो गए यहाँ हमारे क्षत्रिय, तीसरे हो गए वैश्य। अब वैश्य कौन होते थे? जो कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, गौ पालन यानी कि यहाँ पर गायों को पालते थे या फिर इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर व्यापार करते थे। ये सारा काम हमारे यहाँ कौन करते थे? वैश्य लोग करते थे। चौथे नंबर पे जो हमारे आते थे वो आते थे हमारे शूद्र। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस तरह से, ये इमेज में भी दिखा रखा है। इनका क्या काम होता था? इनका काम होता था, चाहे आपका ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, यहाँ पर वैश्य हो गया, तो इन तीनों ही वर्णों की सेवा करना, ये इनका मेजर काम हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वर्ण व्यवस्था के अंदर इन चारों वर्णों के बारे में बताना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसा मैंने आपको बताया उसी प्रकार से यहाँ पर क्रम वाइज यानी कि लाइन से लगाना है हमें। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ये आ जाएगा ब्राह्मण। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? दूसरा क्षत्रिय यानी कि डी। उसके बाद आ जाएगा हमारा सी यानी कि वैश्य, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे था। ठीक है, और लास्ट में हमारा आ जाएगा शूद्र यानी कि चौथे नंबर पे। तो इस हिसाब से इसको लाइन में हम लगा सकते हैं। और यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी डी सी ए। इस तरह से हमारा ये क्रम वाइज लग जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट रहेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलान करना है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका मिलान कर देते हैं भैया। तो ये जो पहला है आपका लोथल, ठीक है, तो पहले का आपका बी हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कारेलियन के निकट स्रोत है। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा है भैया कालीबंगन। कालीबंगन का क्या हो जाएगा? यहाँ पर जुताई वाले खेत के साक्ष्य मिले, यानी कि जो खेत मिले यहाँ पर वो जुते हुए हैं। कहने का मतलब जैसे आज के टाइम पे ट्रैक्टर चला दीजिए खेत में तो नहीं हो जाता है, मिट्टी जो होता है आपका उबड़ खाबड़ हो जाता है, जमीन ऊपर उबड़ खाबड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया ट्रैक्टर चलाया है। तो उसी प्रकार से उस टाइम पे ट्रैक्टर तो था नहीं, हल चलाते थे। तो वहां पर जो है सो कि आपका कालीबंगन के अंदर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो दूसरे का शी हो जाएगा। तीसरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं धोलावीरा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जलाशय मिले यहाँ पर। ठीक है, और जो चौथा है आपका नागेश्वर, यहाँ पर क्या मिले हैं भैया? खोल वस्तु बनाने के लिए विशेष केंद्र यहाँ पर पाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। नीचे चले तो यहाँ पर आपको यही चीज इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आपको यहाँ पर मिलान करना है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश का प्रतीक क्या है? तो वो है भैया हमारा यहाँ पर धर्म चक्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई छवि को पहचाने। यहाँ पर आपको एक छवि दे दिया है, एक इमेज दे दिया है। इस इमेज में देखिए क्या है, यहाँ पर अंग्रेजों के बारे में बात हो रही है। देख रहे हैं इस तरह से महल वहल बने हुए हैं, अंग्रेज इधर से घोड़ा उड़ा पे बैठा हुआ है इधर, है ना, इस तरह से। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा हमारा। क्वेश्चन क्या है भैया कि अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें 1857 के सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें तस्वीरों के अंदर क्या देखने को मिलता है, यह तस्वीरें उस काल की मनोदशा के बारे में बताता है, यानी उस टाइम पे कैसा सिचुएशन रहा होगा। ये सारी चीजें हमें, ये सारा का सारा जो तस्वीर है ना वो उस टाइम के चीजों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अलेक्जेंडर कनिंघम, अब मान लीजिए उसको कोई देखा नहीं तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चित्र बना करके ही समझेंगे ना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1857 के अंदर कैसा स्थिति रहा होगा वो सारा हमें इस पेंटिंग या चित्रों की मदद से ही पता चलता है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंध रखते थे? तो कृष्णदेव राय जो थे आपका तुलुब वंश या तुलुब राजवंश कह लीजिए, वहां से संबंध रखते थे। कृष्णदेव राय जी की आपको मैं यहाँ पर एक चित्र भी दिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये है आपका कृष्णदेव राय जी का प्रतिमा। एकदम महान राजाओं में से एक होता है ना, तो वो थे हमारे कृष्णदेव राय जी। और ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने, आपका यहाँ पर बताया भी गया है इनके बारे में कि परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की इस सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता
था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इधर यहाँ ये जो कृष्णदेवराय जी उनकी एक मूर्ति बनाई गई है कि हाँ लोग उनको याद रख सके, ठीक है। लेजेंड बंदों में से एक थे हमारे कृष्णदेवराय जी। आप पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर जो 7 है आपका यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य वाला, लेजेंड भाई क्या ही बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। चलिए अगले क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर इसका इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए क्वेश्चन की टू विच डायनेस्टी डिड कृष्णदेवराय बिलोंग। तो वो थे भैया टुलुप डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या है कि अपने आप के लिए दीपक बनो क्योंकि तुम सभी को अपनी मुक्ति स्वयं करनी होगी। नीचे दिए गए विकल्पों में से बुद्ध के शब्दों के सार की पहचान करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर बुद्ध भगवान जी कह रहे हैं हमारे कि अपने आप के लिए दीपक बनो भैया क्योंकि अपनी जो मुक्ति है ना तुम्हें खुद ही करनी होगी। यहाँ पर बुद्ध भगवान जी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर बुद्ध भगवान जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को आंतरिक सत्ता से जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ए वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन को ठीक करके पुनः लिखिए। दोबारा से आपको इस कथन को लिखना है, इस स्टेटमेंट को लिखना है कि बुद्ध के बचपन का नाम राहुल था, वे शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। तो जो महात्मा बुद्ध जी थे उनका बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, मैं छोटी क्लासेस के बच्चों को जब ट्यूशन देता था या अभी देता भी हूँ तो उसमें देखता हूँ कि मतलब जो आप अभी पढ़ रहे हैं ना भाई वो छोटी क्लास में बहुत पढ़ाया जा चुका है। हालांकि छोटी क्लास में हम उतना नोटिस नहीं करते, लेकिन हाँ छोटी क्लास में भाई क्लासेस का आप जब बुक देखोगे ना मजा आएगा पढ़ने में। अभी का आप अपना एनसीईआरटी का बुक निकालते होगे, बोलते होगे अरे सर जी अभी तो हम बच्चे ये इतना बड़ा बड़ा बुक दे दिया है पढ़ने के लिए। हालांकि अब आप 12th करके निकलने वाले हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि छोटी क्लासेस का बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने में। तो यहाँ पर जो बुद्ध भगवान जी थे हमारे उनके बचपन का नाम जो है सो कि सिद्धार्थ था और वे शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि 16वीं शताब्दी के भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों की अगर हम लोग बात करें तो पहला था भैया सच्ची श्रद्धा रखो, दूसरा था भैया ईश्वर के समक्ष जो है समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और तीसरा था हमारा यहाँ पर मानव जाति के प्रति प्रेम होना चाहिए, ठीक है। कर्म कांड उतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पहला दूसरा तीसरा ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन चौथा वाला जो है रिचुअल्स ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पहला दूसरा तीसरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, यानी कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर कथन कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि ग्रामीण बंगाल में जोतदार की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। अच्छा भैया बात तो थोड़ा थोड़ा सही है। और कारण क्या कह रहा है, रीजन, यानी कि जोतदार जमींदारों के राजस्व भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। तो यहाँ डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर जो है आपका कथन ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को सही विकल्प के साथ पूरा कीजिए। रिहल्ला इब्न बतूता, किताबुल हिंद, अल बिरूनी, ठीक है। रिहल्ला नाम की जो पुस्तक है ये इब्न बतूता द्वारा लिखी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकंड, हाँ ये जो रिहल्ला नाम की जो पुस्तक है आपका ये इब्न बतूता द्वारा लिखा गया। किताबुल हिंद नाम का एक जो पुस्तक है, ये बुक का नाम है, इसको लिखा गया था अल बिरूनी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? अल बिरूनी के द्वारा, ठीक है। इस तरह से सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और अल बिरूनी जो है हमारा करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन जो है मिलान करने के लिए आ रखा है, ठीक है। तो चलिए मिलान कर देते हैं। अरब मुस्लिम व्यापारी, ठीक है। तो अरब मुस्लिम व्यापारियों की बात करूं तो यहाँ पर आप डालेंगे मालाबार तट जो है केरल में, वहां पर ये हमें देखने को मिले थे, ठीक है। उसके बाद आता है अलवार और नैनार। अलवार और नैनार जो थे बच्चों आपके, ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। अलवार और नैनार के बारे में आपको पता ही होगा। अगला है भैया वीर सेव। वीर सेव जो थे आपके वो आपके संबंधित है कर्नाटक से, और जो आपका नाथ और जोगी है वो आपका उत्तर भारत से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलान करना है। और करेक्ट आंसर की बात करूं तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी आपका अभिकथन और कारण वाला है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है कि पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हड़प्पा की लिपि रहस्यपूर्ण लगी। एक तरह से कह लीजिए मिस्ट्री से भरा हुआ होता है ना, एक मिस्ट्री से भरा हुआ बॉक्स आएगा, तो उस तरह से रहस्य से कह लीजिए भरा हुआ लगा, ठीक है।
अगला है कारण, यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा की लिपि आज तक अस्पष्ट है, यानी आज तक हड़प्पा की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो यहाँ पर बिल्कुल दोनों बात सही कह रहा है, दोनों आपका असर्शन और रीजन सही है, और रीजन जो है आपका असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि गांधी जी की आम जनता के बीच लोकप्रियता के कारण था या थे। ठीक है, उस टाइम की बात हो रही है, हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था उस टाइम की कह लीजिए, या आजादी के कुछ समय बाद तक थी। उस टाइम पे गांधी जी जो थे ना भैया बहुत ज्यादा फेमस थे। आज के टाइम पे आप ले लीजिए, मोदी जी हो गए हमारे, राहुल गांधी जी हो गए हमारे, ठीक है, यहाँ पर केजरीवाल जी हो गए, बहुत सारे नेता आपको फेमस देखने को मिलेंगे। ये बहुत आदरणीय नेता, इन सभी को हाथ जोड़ करके नमन है। तो उसी प्रकार से उस टाइम पे गांधी जी जो थे ना बहुत ज्यादा फेमस थे। अब उसके कारण क्या थे वो आपको बताना है। तो पहला कारण आप लिख सकते हैं कि वह जनसाधारण की तरह धोती पहनते थे, एकदम नॉर्मल धोती पहनते थे। आज के टाइम पे तो कोई धोती पहना वो दिखेगा, अब आप बोलेंगे कि जैसे आपका दोस्त है, ठीक है, एक स्कूल की छुट्टी है या कह लीजिए अभी तो छुट्टियां ही चल रही होंगी, धोती पहन के आपसे मिलने आ गया, धोती कुर्ता पहन के। आप क्या बोलेंगे, अरे धोती कुर्ता तूने क्यों पहना है, नॉर्मल कपड़ा पहन के आना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे लोग वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं, वेस्टर्न चीजों को, जैसे कोट टाई हो गया आपका, ये टी शर्ट लोवर हो गया, ये पहनना लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन उस टाइम की अगर मैं बात करूं, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो उस टाइम पे क्या था, लोग जो है नॉर्मल कपड़ों में क्या पहनते थे, धोती हो गया आपका, कुर्ता हो गया, ये सारी चीजें उस टाइम पे पहना करते थे। गांधी जी जो थे वो बहुत मतलब कह लीजिए ना, होता है ना, उनके पास बहुत अच्छा दिमाग था। तो वो सोचते थे कि अगर मुझे जनता से जोड़ना है तो उनकी तरह ही मुझे कपड़े पहनने होंगे। ठीक है, तो वो कैसे कपड़े पहनते थे, नॉर्मल धोती कुर्ता। आप देखेंगे ना उनका फोटो वोटो, तो आपको पहले तो वो कोट टाई पहने हुए दिखेंगे बहुत पहले का, लेकिन बाद में वो धोती कुर्ता ही पहनने लग गए। ठीक है, खादी को प्रमोट करने के लिए, अपने देश का आत्मनिर्भर बनाने के लिए। वह उन्हीं की तरह रहते थे, नॉर्मल आम जनता की तरह रहते थे, वह उन्हीं की भाषा बोलते थे। तो ये कारण आप लिख सकते हैं, जो गांधी जी थे वो आम जनता के बीच में लोकप्रिय थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये सारे कारण थे जिस कारण से गांधी जी बहुत फेमस थे। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और पहला, दूसरा, तीसरा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन लिख दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड जो है सो कि कॉर्नवालिस जी जो थे, उन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि स्थायी बंदोबस्त क्या था। जिसने सबसे सही कमेंट किया उसके कमेंट को मैं हार्ट का यानी दिल का सिंबल दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके। बच्चे ने बिल्कुल सही कमेंट यहाँ पर किया है। ठीक है, अगला यहाँ पर यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पुरजोर दलील दी थी। किसके द्वारा जो है सो कि हिंदी जो भाषा है हमारी, उसको संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बात की गई थी। ठीक है, तो जो आर.वी. धुलेकर जी थे वो ज्यादा यहाँ पर जोर लगा रहे थे कि हिंदी को यहाँ पर प्रेफर कीजिए, हिंदी को प्रेफर कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आर.वी. धुलेकर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता अपनी जिस विशेषता के लिए सबसे अधिक जानी जाती है वह क्या है। तो वह है वहां का नगर योजना। आप ये बात जान करके चौंक जाएंगे कि आज से 5000 साल पहले का हड़प्पा सभ्यता जैसे बना होता था ना, आज का भी दुनिया वैसा ही हड़प्पा सभ्यता वाला जिंदगी जी रहा है। आप बोलेंगे सर जी का आप पगला गए हो का, कैसे चल रहा है हड़प्पा वाला भैया जिंदगी। तो आज के टाइम पे आप देखते होंगे जो नाली होता है हमारा, उसको एक ऐसे पत्थर से ढक करके रखा जाता है जिसको जब चाहे हटा दीजिए, नाली का सफाई कर दीजिए और वहां पर वापस से वो पत्थर रख दीजिए। हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा ही व्यवस्था बना हुआ था। ठीक है, बल्कि इससे बेटर व्यवस्थाएं थी काफी हद तक। तो ये सोचिए वहां का जो नगर योजना था ना, ये सबसे ज्यादा विशेषता मतलब तगड़ी विशेषताओं में से एक है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता अपनी जिस विशेषता के लिए सबसे अधिक जानी जाती है तो वो कौन सी है भैया, नगर योजना। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और टाउन प्लानिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18वां क्वेश्चन कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में असत्य कथन है। तो वो असत्य कथन है भैया, वे एक अंग्रेज चिकित्सक थे, वो एक डॉक्टर थे। तो ये गलत है भैया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये डी ऑप्शन वैसे तो करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ये जो बात बोल रहा है डी ऑप्शन के अंदर कि वे एक अंग्रेज चिकित्सक थे, ये बात गलत है।
यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ही वाज एन इंग्लिश डॉक्टर, तो ये हमारा गलत। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रियदर्शी का शाब्दिक अर्थ है। प्रियदर्शी जो होता है ये आपका मनोहर मुखाकृति वाला जो होता है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। और गुड लुकिंग के लिए प्रियदर्शी इस्तेमाल में हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे, वो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और राजेंद्र प्रसाद ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए कि नयनार उपासक थे। तो नयनार जो होते थे ये आपके शिव के भक्त होते थे, और अलवार जी जो होते थे वो हमारे विष्णु जी के भक्त हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर नयनार उपासकों की बात कर रहा है, तो शिव जी के ये भक्त हुआ करते थे, ये सेवक कह लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं, इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके, ये 3-3 नंबर वाले होंगे आपके, और इनका आंसर जो आपको देना है ये 60 से 80 शब्दों में देना है। ठीक है, 60 to 80 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 22वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास जो है उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, कथन की न्याय संगत विवेचना करनी है। ध्यान से समझिए बच्चों इस क्वेश्चन को कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल, ये जो काल था, काल मतलब टाइम, ठीक है, समय, ये जो समय था ना पूरे दुनिया के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो ऐसा क्यों है भैया, इसको आपको समझाना है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का जो काल था वो विश्व इतिहास के लिए महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है, उसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है, उसको समझने से पहले ये समझिए कि एक महत्वपूर्ण मोड़ क्या होता है। जैसे आप बच्चे होंगे, आप स्कूल गए होंगे, तो आपका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता होगा, आपके पिताजी या माताजी आपको जबरदस्ती स्कूल लेकर के जाती होंगी कि अरे चलना स्कूल चलना, या मार पीट करके डंडे से मार के, ठीक है, भय दिखा करके हाँ स्कूल जाना है तो जाना है, तो आपको स्कूल लेकर के जाती होंगी। बचपन में आपको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, बड़ी क्लासेस में जाने लग जाते हैं, और खास करके जब आप 12th क्लास में पहुंचते हैं, ठीक है, तो 12th क्लास तक क्या होता है, आपके में थोड़ा दिमाग आ जाता है, थोड़ा आप समझदार हो जाते हैं, और आपके कई सारे दोस्त भी बन जाते हैं। ठीक है, दोस्त बन जाते हैं। अब 12th क्लास जैसे ही खत्म होने वाला होता है, जैसे अभी आपका 12th खत्म ही होने वाला है, बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं बेसिकली, और 12th क्लास तो आपका कब का खत्म हो गया है। ठीक है, तो वहां पर आपको एकदम इमोशनल हो जाते हैं ना आपके, अरे यार मेरे सारे दोस्त अब बिछड़ जाएंगे, कोई कोई काम में लग जाएगा, कोई किसी और काम में लग जाएगा, कोई अपने पापा के साथ लग जाएगा, है ना। जैसे हम लोग रोज स्कूल आकर के सारे दोस्त मिला करते थे, तो वो चीजें अब नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक टर्निंग पॉइंट रहता है आपकी लाइफ का। यहाँ पर 12th क्लास खत्म होने के बाद ना आप जिंदगी के दूसरे चैप्टर को, दूसरे अध्याय को देखते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है भैया, वो एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है आपके जीवन में। तो उसी प्रकार से विश्व इतिहास की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ईसा पूर्व सहस्त्राब्दी का जो काल था पूरी दुनिया के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था। क्यों भैया, क्योंकि ये ऐसा साल था ना जब हमें यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर, ईरान में आपका जरस्थु हो गए आपका, और आपका कह लीजिए यूनान में सुकरात हो गए, अरस्तु हो गए, भारत में महावीर, बुद्ध व अन्य चिंतकों का उद्भव देखने को मिला था पूरी दुनिया में, और उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ ही साथ इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने का भी प्रयास किया था। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध भगवान जी जो थे, और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली। वहीं पर हमें और क्या देखने को मिला कि जो समय के साथ जो है कि गंगा घाटी में नए राज्य व शहर का उद्भव हो रहा था, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। देख रहे पूरी तरह से मतलब दुनिया चेंज हो रही थी। जैसे जियो आया तो पूरा एकदम रिवोल्यूशन लेकर के आया ना, कहा 1 GB पहले यहाँ पर हमें 200-250 रुपए में मिलता था, कहा आज हमें 250 रुपए में 1 महीने का रिचार्ज मिल जाता है, जहां पर 1.5 GB तो पर डे मिलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिली ईसा पूर्व सहस्त्राब्दी के काल के अंदर। ठीक है, और इस टाइम पे ही हमें गंगा घाटी के अंदर नए नए राज्यों का, नए नए शहरों का उद्भव देखने को मिला, बहुत सारे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि यहीं पर बताया गया महावीर और बुद्ध जी के द्वारा कि जो है सो कि हम अपनी, अगर हमें अपना कह लीजिए मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, तो हमें खुद से मेहनत करना होगा। ठीक है, दुखों को हमें अगर दूर भगाना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमें उस टाइम पे देखने को मिली थी बच्चों। ठीक है, तो ये भूमिका बनाया मैंने। अब इसको लिखना कैसे है आप यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन था हमारा ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, कथन की न्याय संगत विवेचना कीजिए। ठीक है,
आंसर जो आपको लिखना है किताबी लैंग्वेज में वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। मैंने आपको पूरा वैसे समझा दिया, आप आंसर भी देख सकते हैं कि इस साल में ईरान में जरस्तुस्त हो गए, आपके चीन में आपके यूनान हो गए और सुकरात हो गए, अरस्तु, और भारत में महावीर बुद्ध व अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ ही साथ इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने का प्रयास कर रहे थे वो। वही जो है सो कि ये वो समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे, ठीक है। सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में कई बदलाव आ रहे थे। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि असहयोग आंदोलन यहाँ पर क्या था वो बताना है हमें, और साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक वर्गों ने आंदोलन में किन विभिन्न तरीकों से भाग लिया। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन मतलब कि अंग्रेज का जो सामान उमान होता था ना, उन सब का पूरा बायकॉट कर दो। अभी कुछ टाइम पहले नहीं चला था कि चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट कर दो, हैशटैग बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह का चला था। तो उसी प्रकार से उस टाइम पे जब गांधी जी थे हमारे देश में, तो उस टाइम पे गांधी जी एक आंदोलन चलाए थे, वहां पर वो था असहयोग आंदोलन। वहां पर बेसिकली कहना क्या था गांधी जी का कि अंग्रेजों की जो भी सामान है, चाहे आप कह लीजिए उनका कॉलेज है, उनका स्कूल है, उनका द्वारा कुछ भी बनाया गया, उनका लाइब्रेरी है, या आप अंग्रेजों के अधीन कोई काम करते हैं, जैसे आप उनके लिए मान लीजिए आईएएस का काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी पद पर है, अंग्रेजी पद पर, तो सब कुछ बायकॉट कर दो। अगर हम लोग अंग्रेजी लोगों का या अंग्रेजों का सब कुछ बायकॉट कर देंगे ना, सब कुछ उनका सामान उमान इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, उनके कॉलेज में जाना बंद कर देंगे, स्कूल में जाना बंद कर देंगे, तो अंग्रेज लोग ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएंगे और अपने देश वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो यही था आपका असहयोग आंदोलन। और ये आंदोलन ऐसा आंदोलन था ना, बहुत सक्सेसफुल हुआ था। इसमें ना केवल हिंदू भाई लोग बल्कि मुस्लिम भाई लोग, सभी धर्म के लोग मिलकर के काम किए थे और अंग्रेज लोगों का ना कमर तोड़ के रख दिया था ये आंदोलन, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन था क्या और विभिन्न सामाजिक वर्गों ने आंदोलन में किन किन तरीकों से भाग लिया। तो यहाँ पर आंसर जो लिखना है आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। रोलेट सत्याग्रह की सफलता, जलियांवाला बाग घटना जो हुई थी और अंग्रेजों की वादा खिलाफी ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन करने से, या कह लीजिए असहयोग आंदोलन करने को प्रेरित किया। तो यहाँ पर आंसर में क्या बता रहा है कि जो गांधी जी थे भैया, तो वहां पर गांधी जी ये आंदोलन वैसे तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन रोलेट सत्याग्रह देखने को मिला, ठीक है। साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो वहां पर लोगों का गुस्सा और उमड़ पड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने जो वादा किया था उसके खिलाफ वो मुकर गए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए गांधी जी जो है काफी मोटिवेट हुए और उन्होंने इस आंदोलन को लॉन्च किया, ठीक है। एक तरह से ये आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन के साथ ही खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गांधी जी ने, ठीक है। उस टाइम पे असहयोग आंदोलन जब वो शुरू कर रहे थे तो वहां पर खिलाफत मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। जिसको खिलाफत मूवमेंट जो था, खिलाफत आंदोलन जो था, जिसको लीड कर रहे थे यहाँ पर हमारे मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी कि अली ब्रदर्स उसको लीड कर रहे थे, ठीक है। तो उन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया यहाँ पर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं असहयोग आंदोलन में छात्रों, शिक्षकों, वकीलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकारी संस्थाओं का कह सकते हैं परित्याग किया। जो छात्र लोग थे वो तो बोले कि नहीं जाऊंगा भाई स्कूल, अंग्रेज का स्कूल है, क्यों जाऊं भाई, अपने देसी स्कूल में जाएंगे यार। ऐसी तुम क्या हमको पागल समझ रखे हो, हम तुम्हारे स्कूल में जाएंगे और तुम हमें गुलाम बना करके रखोगे। जो टीचर वगैरह थे वो सब जाना बंद कर दिए। वकीलों ने भी बोल दिया कि हम तुम्हारे अदालत में क्यों जाएंगे भाई, हमारे यहाँ तो खुद देसी पंचायत लगता है, हम क्यों जाए तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। तो सारे के सारे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें थी, सरकारी गवर्नमेंट, या कह लीजिए उस टाइम सरकारी गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, उनमें क्या ही अंतर है। कहने का मतलब यह है कि जो अंग्रेजों से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज थे, वो सबका बायकॉट होने लग गया। और चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रतिरोध में ग्रामीण जनता भी शामिल थी। किसानों ने अंग्रेज सरकार को कर चुकाना बंद कर दिया। ये जो विरोध हो रहा था, ये जो मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, इसमें गांव की जो जनता थी ना वो भी मिली हुई थी। गांव की जनता में मेनली किसान आ गए। तो किसान लोग क्या कर रहे थे, जो अंग्रेज लोगों को कर दे रहे थे, टैक्स दे रहे थे, वो देना बंद कर दिया। बोले मैं नहीं दे रहा टैक्स भाई, क्या कर लोगे, नहीं देंगे टैक्स भाई, हमारा देश तुम हमें ही गुलाम बना के रखोगे। और मजदूरों द्वारा कारखानों में हड़ताल तथा वन वासियों द्वारा वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। इसमें विदेशी माल का बहिष्कार भी शामिल था, जिससे स्वदेशी को बढ़ावा मिल सके। अभी मोदी जी बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, दूसरे देश के सामानों पर डिपेंड मत रहो, खुद से बनाओ यार।
तो वैसे ही उस टाइम पे गांधी जी कह रहे थे कि आत्मनिर्भर बनो, दूसरे लोगों का सामान पर डिपेंड मत रहो, खास करके अंग्रेजों का। तो इस प्रकार से आपको असहयोग आंदोलन के बारे में लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है और इसके अंदर कैसे अलग अलग जो कह लीजिए समाज के वर्ग थे, क्लासेस थे, उन्होंने किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट के अंदर, तो वो आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि समाधान जो है हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझाने का एक स्रोत है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। देखिए जैसे अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जी यहाँ पर साल क्यों बता रहे हो, साल तो हमें पता ही है। तो मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है और आने वाले टाइम में मान लीजिए सन 2090 में मान लीजिए कोई प्रलय आ जाता है, ठीक है, कुछ भूकंप आ जाता है, पूरा दुनिया इधर तरफ पलट जाता है बिल्कुल, मान लीजिए, ठीक है, अब दुनिया पलट गया बिल्कुल। तो आने वाली जनरेशन को पता कैसे चलेगा कि कौन गरीब था यहाँ पर, कौन अमीर था, कौन अंबानी था, कौन टाटा है, कौन बिरला है। ठीक है, तो उसके आने वाली जनरेशन को तो ऐसा पता चलेगा ना, जैसे किसी के पास मान लीजिए सोने चांदी जवाहरात हीरे वगैरह होंगे तो मान लेगा कि हाँ यहाँ पर जो लोग रहते थे वो अमीर थे। अब मान लीजिए कोई झोपड़ी उपड़ी मिलेगा तो अच्छा यहाँ पर जो लोग थे ये गरीब थे। ऐसे है ना, जो मिट्टी में दबा हुआ मिलेगा मान लीजिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका कह लीजिए हड़प्पा में जो चीजें मिली है वहां पर भी हमें यही देखने को मिलता है। जो अमीर थे जो उनका हमें गर्त वगैरह या कह लीजिए उस तरह से देखने को मिला है, तो उसमें ज्यादा आभूषण वगैरह मिले हैं, मृत भांड मिले हैं कब्रों के अंदर। ठीक है, और जो गरीब लोग थे उनमें कुछ नहीं मिला है। तो उसी प्रकार से आंसर लिखा हुआ है कि हड़प्पा स्थलों में मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया है था और कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं। वही चीज यहाँ पर बता दिया जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, 24वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। ठीक है, जैसे आप होते हैं ना, मतलब मान लीजिए कि आप है, आपको बाहर घूमने जाना है, अपने दोस्त के साथ चाउमीन खाने जाना है। ठीक है, चाउमीन खाने जाना है तो आप अपनी मम्मी के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि मम्मी मेरे को 20 रुपए दे ना, मेरे को चाउमीन खाने जाना है, थोड़ा सा भूख लगा है। ठीक है, मम्मी क्या बोलेगी, घर का खाना खा ले, बैड जोक। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ये एक प्रस्ताव था जिसमें आजाद भारत के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो उसमें कैसे गवर्नमेंट चलाई जाएगी, किस प्रकार से नीतियां बनाई जाएंगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है इस प्रस्ताव के तहत जो है सो कि पेश किया गया था। ठीक है, और क्या बातें बताई गई है कि उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से उस फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया गया। आपको पता होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास कोई संविधान नहीं था कि हाँ भैया इस तरह से कानून है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, नॉर्मल हमारा देश चल रहा था अंग्रेजों के कानून के ऊपर। लेकिन जो है सो कि कुछ टाइम बाद संविधान का निर्माण किया गया और 26 यहाँ पर जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, संविधान लागू कर दिया गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कह लीजिए पूरी तरह से अपने कानूनों के ऊपर चलते हैं। तो इसी प्रस्ताव के जरिए जो है सो कि एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया कि हाँ भैया इस तरह से यहाँ पर संविधान के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है और संविधान का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बताया गया है कि प्रस्ताव में यह सुनिश्चित किया गया कि समस्त भारत के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा, अवसर और न्याय की समानता प्राप्ति होगी। कहने का मतलब यह है बच्चों कि इस कह लीजिए ये प्रस्ताव जो था ना आपका, इसके जरिए पूरे देश में समानता लाने का प्रयास किया गया था। मोटे मोटे सार के रूप में कहूं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, अभिव्यक्ति, उपासना, व्यवसाय आदि की मौलिक स्वतंत्रता होगी, ये बातें इसके अंदर बताई गई थी। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के तथा जनजातियों के लिए रक्षात्मक प्रावधान होंगे, जैसे आपका आरक्षण, रिजर्वेशन जो होता है आपका, इस तरह की चीजें जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि डोमिंगो पेश ने विजयनगर साम्राज्य के महानमी डिब्बा को विजय का भवन की संज्ञा दी है, वो आपको स्पष्ट करना है। देखिए महानमी डिब्बा के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में रखूंगा, कैटेगरी में रखूंगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि जो आपका पेपर होगा उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए कि जो आपका महानमी डिब्बा था उसको विजय का भवन नाम का संज्ञा यानी ये नाम डोमिंगो पेश ने क्यों दिया था।
उसको थोड़ा सा यहाँ पर आप समझिए। विजयनगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है आपका महानवमी डिब्बा, ये देख रहे हैं, ये आपका एनसीईआरटी से ही मैंने ये चित्र लिया है। ये महानवमी डिब्बा काइंड ऑफ एक स्टेज टाइप का आप इसको समझ सकते हैं। जैसे स्टेज पे जाकर के हम लोग डांस करते हैं ना इस तरह से, या कोई भी नाटक फंक्शन वगैरह होता है तो वहां पर जाकर के हम लोग प्रदर्शित करते हैं जनता के सामने, तो उसी प्रकार से विजयनगर में आपका महानवमी डिब्बा था। यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें हुआ करती थी, ठीक है। ये आप फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है इस तरह से देख सकते हैं कि डोमिंगो पेस्ट ने विजयनगर राज्य के महानवमी डिब्बा को विजय की संज्ञा दी थी, या विजय का भवन नामक संज्ञा दी थी। वो इसलिए क्योंकि शहर के सबसे ऊंचे स्थान में से एक पर स्थित था महानवमी डिब्बा, और एक विशालकाय मंच था जो लगभग 11,000 फीट की आधार और 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी हुई थी। मंच का आधार उभार उत्कीर्णित से पटा पड़ा है, और संरचना से जुड़े अनुष्ठान, यानी कि यहाँ पर कुछ सारे बहुत सारे कह लीजिए अनुष्ठान हुआ करते थे। जैसे दशहरा मनाया जाता था, दुर्गा पूजा मनाया जाता था, यहाँ पर नवरात्रे मनाए जाते थे। ये सारी चीजें यहाँ पर संपन्न होती थी। विजयनगर के शासकों द्वारा अपने रुतबे, ताकत, प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता था। विजयनगर के जो शासक होते थे ना, अपना दिखाते थे और मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। तो वो सारी चीजें कहां पर दिखाते थे, एक तरह से प्रदर्शन कहां पर करते थे, विजयनगर का आपका जो महानवमी डिब्बा था यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। तो इन कारणों की वजह से जो डोमिंगो पेस्ट था उसने विजयनगर राज्य के महानवमी डिब्बा को विजय का भवन नामक संज्ञा दी थी, यानी नाम दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि गांधी जी ने नमक को ही विरोध के प्रतीक के रूप में क्यों चुना, ये बताना है आपको। इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ गया बच्चों। ये बात है उस जमाने की जब हमारा देश जो है अंग्रेजों के गुलाम हुआ करता था, यानी हमारे देश के जो लोग थे वो अंग्रेज लोगों के गुलाम थे, ठीक है। तो अंग्रेज लोग ना हर तरफ से प्रॉफिट कमाना चाहते थे इंडिया से। इंडिया के जो भी लोग थे ना, उनका एक एक जो कहते हैं ना, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था पहले, और बाद में जब अंग्रेज छोड़ करके गए थे तो एकदम गरीब देशों की श्रेणी में हम लोग आने लग गए थे। इतना ज्यादा हम लोगों को चूस लिया था, कहने का मतलब इतना ज्यादा जो हमारा शोषण हो सकता था ना, जितना ज्यादा से ज्यादा शोषण, उतना ज्यादा शोषण इन्होंने कर लिया था। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा निकलवाने के चक्कर में इंडिया वालों से इन्होंने क्या किया था, टैक्स लगाना शुरू किया था। हर चीज पे टैक्स, आप कुछ भी चीज खरीद रहे हो टैक्स, ज्यादा से ज्यादा टैक्स। अब इन्होंने देखा कि भैया पूरे भारत में जो है एक कॉमन सी चीज खाने में इस्तेमाल में होती है, वो है वो भैया यहाँ पर नमक, ठीक है। नमक पे क्या करो भैया, टैक्स लगा दो। मान लो कि यहाँ पर 10 रुपए का नमक है ना, तो 30 रुपया तो इस पे टैक्स लगा दो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया जा सके। आज के टाइम पे आपके घर में नमक ऐसे ही पड़ा रहता होगा, आप लोग वहाँ नमक को अमूमन देखते भी नहीं होंगे जल्दी, ठीक है। और खाने की तो दूरी बात, वैसे नमक तो हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं तो यहाँ पर, लेकिन उस टाइम पे इंडिया में क्या है, नमक खाना एक लग्जरी का प्रोडक्ट माना जाता था। जो अमीर लोग होते थे ना, केवल वही नमक अफोर्ड कर पाते। क्यों? क्योंकि भैया नमक के ऊपर लगता था हाई टैक्स, बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। अब यहाँ पर आते हैं हमारे गांधी जी। गांधी जी बोलते हैं कि अरे बेवकूफ समझा है हमको, यहाँ है हमारे देश में रहा है, हम लोगों को गुलाम बना रखा है, और हम इंडियंस को क्या पागल समझ रखे हो भाई, हम तुमको ऐसे नहीं छोड़ेगा भाई, तुम देखो हम क्या करता है। और गांधी जी ने नमक को, गांधी जी एक विजनरी लीडर, एकदम लेजेंड बंदे जिनको हाथ जोड़कर नमन है, इन्होंने जो है सो कि नमक को एक विरोध के प्रतीकात्मक रूप में लिया और बोला कि नमक के थ्रू तुम्हारा विरोध करूंगा, देखो। और उन्होंने डांडी मार्च शुरू किया था और नमक कानून को तोड़ा भी था, बाद में इनको जेल भी जाना पड़ा था उसके चलते। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज लोगों को नमक के ऊपर से टैक्स को कम करना पड़ा, और बाद में हमें कम पैसों में नमक देखने को मिला। उसके बाद जो है लोग यहाँ पर नमक का सेवन करने लगे। देखे गांधी जी कितने विजनरी लीडर थे, तो उनको हाथ जोड़कर नमन है। और चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन का एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया, एक भूमिका बना दिया, लेकिन अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका पेपर में आ जाता है तो आंसर आपको पॉइंट बाय पॉइंट कैसे लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गांधी जी ने नमक को विरोध के प्रतीक चिन्ह या कह लीजिए एक तरह से सिंबल के रूप में क्यों चुना। तो वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार था। कहने का मतलब ये था कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल था ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। लोगों को घर में नमक का प्रयोग जो मतलब करते थे, उनको अपना घरेलू उपयोग के लिए यानी डोमेस्टिक यूज के लिए भी नमक बनाने से रोका जाता था कि भाई अगर तुमको घर के लिए भी नमक यहाँ पर चाहिए ना, तो वो भी खरीदना पड़ेगा, यहाँ पर बना नहीं सकते। और दुकानों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था।
महंगा महंगा दाम पर दुकान में जो है नमक बेचा जाता था। आज के टाइम पे आप जाइएगा 10 रुपए में 20 रुपए में नमक मिल जाएगा आपको, लेकिन पहले बहुत महंगा रेट पे यहाँ पर नमक बेचा जाता था। उस जमाने की बात हो रही है, देश आजाद होने से पहले की। नमक के विरुद्ध जनता में काफी असंतोष था, क्योंकि देखो भाई नमक ऐसी चीज है ना जो हर घर में इस्तेमाल होता है, सब्जी में डलता है, यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजों में डलता है, तो नमक तो यूज होगा ही होगा। इसलिए जनता में काफी गुस्सा था कि यार एक तो हमारे देश में आ गए हो, हमें ही गुलाम बना रखे हो और नमक के ऊपर भी टैक्स लगा रखे हो, यहाँ पर पागल समझ रखा है क्या तुम अंग्रेज हम लोगों को। यहाँ पर गांधी जी जो थे वो नमक कानून को सबसे घृणित कानून मानते थे, यानी एकदम घृणा से देखते थे वो। साथ ही साथ यहाँ पर इस तरह नमक स्वतंत्रता के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। गांधी जी इस कानून को तोड़कर जनता में फैले असंतोष को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एकजुट करना चाहते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाई डिड गांधी जी चूज अ सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। तो आप यहाँ पर आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे तो वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है आपके एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से। 28वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पांचवी रिपोर्ट क्या थी, व्याख्या कीजिए। देखिए पांचवी रिपोर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक रिपोर्ट था जो ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में व्यापार करता था उसके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा था कि भैया कैसे व्यापार कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो सारा का सारा डिटेल उसके अंदर था। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ना हर साल या कुछ टाइम पे ना एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता था। कहां पर भैया, इंग्लैंड के अंदर कह लीजिए या ब्रिटेन के अंदर, वहां का जो संसद होता था वहां पर। तो उसी रिपोर्ट में ये पांचवा रिपोर्ट था, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए ये जो रिपोर्ट था 1813 में यह ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के विषय में प्रस्तुत की गई थी कि वो प्रशासन किस प्रकार से चला रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो 1813 में ये यहाँ पर सबमिट किया गया था। ठीक है, और इसमें कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया था कि कैसे कंपनी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर रूल्स का वायलेशन कर रहा है, तो सारा का सारा डिटेल में लिखा गया था। ये जो रिपोर्ट था आपका 1002 पृष्ठों यानी कि 1002 पेजों में और 800 से अधिक जो है कि शिष्टों में यह तैयार की गई थी। तो इस प्रकार से आप इस रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट वाज द फिफ्थ रिपोर्ट, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखने में आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, उक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, महाभारत जो है आपका एक गतिशील ग्रंथ है। ये क्यों कहा जाता है, तो देखिए महाभारत जो है गतिशील ग्रंथ इसीलिए है क्योंकि इसको हजारों सालों तक लिखा गया है। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। आंसर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि महाभारत का प्रारंभिक रूप 10,000 श्लोकों से भी कम था, जो कालांतर में बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गया। स्टार्टिंग में इसमें 10,000 से भी कम श्लोक थे, लेकिन धीरे धीरे 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक इसके अंदर ऐड हो गए। एक ये भी कारण था कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ बोला जाता था। महाभारत के विभिन्न घटनाओं, दृश्यों तथा कथाओं का चित्र समय समय पर फिल्मों, नाटक, नृत्य तथा चित्रों के माध्यम से हमारे समक्ष आता रहा है। हमने महाभारत के बारे में बहुत सारी चीजें देखी है नाटक के रूप में। आप टीवी पे भी देखते होंगे, डीडी नेशनल पे, जैसे कोविड लगा था ना, कोविड का लॉकडाउन हुआ था आपका, तो उसमें देखते नहीं थे महाभारत आता था इस तरह से, ये रामायण वगैरह देखने को मिलता था। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली है समय समय पर। ठीक है, तो एक ये भी कारण है कि महाभारत को यहाँ पर क्या बोला जाता है, एक गतिशील ग्रंथ बोला जाता है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही है। इसमें विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा देखने को मिलता है। महाभारत की अनेक जो है सो की पुनर्व्याख्याएं की गई है और अनेक प्रसंगों को मूर्ति कला और चित्रों में दर्शाया गया है। ये सारे कारण आप लिख सकते हैं कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो दीर्घ उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे बच्चों आपके, ये 8-8 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इनका जो आंसर आपको देना है ये 300 से 350 शब्दों के अंदर।
300 टू 350 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर देना है और इन क्वेश्चंस के अंदर भूमिका और निष्कर्ष जरूर बनाया कीजिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 28वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। उक्त कथन की युक्ति यहाँ पर तर्कों से आपको पुष्टि करनी है। कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता जो था ना भैया हमारा, वहां पर शहर जो हमें देखने को मिले ना भैया, बिल्कुल डेवलप शहर एक तरह से कह लीजिए, उस टाइम का आज से 5000 साल पहले का एकदम डेवलप शहर देखने को मिला है। इस चीज को एक्सप्लेन करना है भैया। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो शहर का प्रणाली था या शहरी केंद्र जो था, उसका विकास जो था वो बहुत ज्यादा उन्नत माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या देखने को मिला है। सिंधु सभ्यता के नगरों का विन्यास ग्रिड पद्धति पर आयोजित था। यहाँ पर ग्रिड पद्धति में जो है कि घरों का, नालियों का इस तरह से निर्माण किया जाता था। सड़कें जो होती थी वो समकोण पर आपस में एक दूसरे को काटती थी और मकान जो बनाए जाते थे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में वो हवादार बनाए हुए होते थे। आज के टाइम पे आप मकान बनाते हैं तो अरे एसी लगाइए, पंखा लगाइए, कूलर लगाइए, बहुत गर्मी लग रहा है गर्मी के महीने में, लेकिन उस टाइम पे एसी पंखा कूलर तो था नहीं, लेकिन उस टाइम पे मकान इस तरह से बनाया जाता था ना भाई कि आप जाइएगा तो अंदर ओहो इतना ठंडा लग रहा है गर्मी के महीने में, और यहाँ पर ठंडी के महीने में जाइएगा और इतना गर्मी लग रहा है, रेगिस्तान जैसा गर्मी। इस टाइप से उस टाइम पे इंजीनियर लोग बनाते थे। सोचिए कितना लेजेंड तरीके से बनाते थे वो। सिंधु सभ्यता के नगरों की सड़कें पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है और 4 सड़कों से घिरे आयताकार आवासीय भवन निर्मित किए गए। यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है। वहां पर जो ईंटें पाई गई है ना, सारी की सारी ईंटों का अनुपात या साइज कह लीजिए 4:2:1 था। सोचिए इतना ज्यादा लेजेंड थे वो लोग, मतलब जो ईंट भी बनाते थे ना घर बनाने के लिए, जितना एक नगर पाया गया इतना बड़ा नगर, तो वहां पर जो भी ईंट मिला है सबका साइज एकदम सेम है, 4:2:1। सोचिए नगरों को दुर्ग व निचले शहर में विभाजित किया जाता था। दुर्ग में अमीर लोग या कह लीजिए शासक वर्ग रहा करता था, निचले शहर में जो है कि आम जनता रहा करती थी। दुर्ग को कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था और दुर्ग में खाद्य भंडार गृह, महत्वपूर्ण कार्यशालाएं, धार्मिक इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन, जी हाँ बच्चों, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, 21वीं शताब्दी के संदर्भ में इनकी क्या प्रासंगिकता है। गुरु नानक देव जी जो थे उनकी शिक्षाएं क्या है और आज के टाइम पे 21वीं शताब्दी की बात करें तो क्या ये प्रासंगिक है, क्या आज भी कह सकते हैं आप ये महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। देखिए गुरु नानक के संदेश उनके भजनों और उपदेशों में नहीं थे। गुरु नानक देव जी जो है उनको हाथ जोड़कर नमन है, उनके जो भी संदेश थे, जो मैसेज देना चाहते थे, उनके जो भजन हुआ करते थे, उपदेश हुआ करते थे, उसके अंदर ही ये सारी चीजें एक तरह से कह लीजिए निहित हुआ करती थी। और उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप, वो ये सब नहीं मानते थे। हिंदू तथा मुस्लिम के धर्मों या कह लीजिए धर्म ग्रंथों को भी नकारा उन्होंने। हिंदू मुस्लिम में, हिंदू में कह लीजिए आप गीता वगैरह होती है प्यारी हमारे, कह लीजिए हाथ जोड़कर जिन गीता को नमन है, मतलब एक हमारा धार्मिक पुस्तक होता है। जो मुस्लिम धर्म होता है आपका, इस्लाम धर्म, उसमें कुरान वगैरह होता है, ठीक है। तो इन धर्म ग्रंथों को नकार रहे थे, बोले नहीं भैया ये नहीं मानता हूं, ठीक है। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्व या कह लीजिए परम पूज्य रब है, रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। इस तरह से उन्होंने बातें बोली थी। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर लिखना है, मतलब वो निर्गुण भक्ति का यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करते थे। यही सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जो दिसंबर 1929 में ना कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, एक लाहौर सेशन कह सकते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी द्वारा दिए गए इन निर्देशों पर गांधी जी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और लाहौर अधिवेशन जो है उसके बारे में भी आपको बात करना है। तो देखिए दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो वार्षिक लाहौर अधिवेशन हुआ था
उसमें क्या बात हुई थी, उसमें पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अपने को, ये नहीं टुच्चा मुच्चा इंडिपेंडेंस दे दो, ऐसे नहीं काम चलेगा भैया, पूरा कंट्रोल होना चाहिए हमारा। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे वो, और युवा पीढ़ी के लिए वो एक कह सकते हैं नेतृत्वकर्ता माने जाते थे, जैसे इंस्पिरेशन होता है ना वैसे माने जाते थे नेहरू जी। और कुछ और बातें यहाँ पर बता रखी है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को फहरा करके देशभक्ति गीत गा करके हम लोगों को क्या बनाना चाहिए, स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आंसर लेंगे। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है। बेसिकली अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का जो अथवा में क्वेश्चन हमसे पूछा है उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। यानी कि जब गांधी जी गए थे हमारे देश से दूसरे देश यानी अफ्रीका में जब गए थे 1893 में, तब का भारत कुछ और था, और 1915 में जब गांधी जी वापस आए इंडिया तो इंडिया कुछ अलग ही बदल गया था। ऐसा क्यों, तो वो आपको बताना है। देखिए, अलग ही इसलिए लग रहा था गांधी जी को इंडिया, क्योंकि गांधी जी ने देखा 1893 में उन्होंने जो भारत छोड़ा था बेसिकली, वह उससे 1915 में अलग था, क्योंकि 1915 में राजनीतिक अर्थ में भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश रूप ले चुका था, या कह लीजिए ज्यादा एक्टिव था। अंग्रेज लोग ज्यादा तगड़ी तरीके से इंडिया पर कब्जा जमा चुके थे। नरम दल के नेताओं ने गांधी जी के प्रेरक दृष्टिकोण और भाषण को पसंद किया। जो नरम दल वाले थे ना, वो पसंद करते थे गांधी जी को कि अरे हाँ, गांधी जी बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो हमारे देश को आजादी दिला सकते हैं। कुछ उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले उनसे प्रभावित हुए, मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे कुछ बड़े नेता जो है राजनीतिक परिदृश्य में आए थे। ठीक है, यहाँ पर बातें बता रखा है, और इन नेताओं की औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत की थी। ठीक है, तो कुछ और बेसिक बातें यहाँ पर बता रखा है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि यहाँ पर लाल बाल पाल से क्या अभिप्राय है। तो लाल बाल पाल का मतलब होता है लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है यहाँ पर हमारा विपिन चंद्र पाल, और यहाँ पर जो है कि लाल बाल पाल। ठीक है, एक होता है आपका विपिन चंद्र पाल, और यहाँ पर लास्ट में आते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो लाल बाल पाल, ठीक है, 3 तरह का होता है यहाँ पर लाल बाल पाल, आप देख भी सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म आएगा। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल, ठीक है, और बाल जो होगा आपका वो होगा बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह से लाल बाल पाल बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन क्या है, जोतदार कौन थे और उनकी शक्तियां जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी कैसी थी। जोतदार जो थे बच्चों यहाँ पर, वो गांव के अंदर ही धनी किसानों का एक ऐसा वर्ग था, एक ग्रुप था जो बहुत अमीर हुआ करता था। उत्तरी बंगाल में काफी शक्तिशाली जोतदार जमींदारों से अधिक प्रभावशाली थे। यानी गांव के अंदर रहा करते थे वो, और जो जमींदार रहते थे वो गांव से बाहर रहा करते थे, और जो जोतदार होते थे उनके पास बहुत पैसा होता था। ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा ताकतवर होते थे जमींदारों की तुलना में। अब उनसे शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण आप लिख सकते हैं। यानी कि जो जोतदार होते थे जमींदारों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली क्यों होते थे, उसके बारे में बता रखा है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ तक धनी किसानों के इस बड़े वर्ग ने कह लीजिए भूमि के बड़े बड़े भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उस टाइम पे देखिए सोना चांदी तो कुछ होता नहीं था, जिसके पास ज्यादा जमीन है वही राजा है, तो इन लोगों के पास ज्यादा जमीनें हुआ करती थी। कुछ जोतदारों के भूभाग तो हजारों एकड़ में फैले होते थे, ज्यादा से ज्यादा जमीन तो ज्यादा ताकतवर। स्थानीय व्यापार था, साहूकारी कारोबार पर भी उनका नियंत्रण होता था। रीजनल लेवल पे जो ट्रेड होता था उन पर किसका यहाँ पर कंट्रोल होता था, यहाँ पर जोतदारों का, इसलिए ये और ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। और भी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि वो किसानों को ना कर न देने के लिए उकसाते थे। यहाँ पर जो किसान होते थे उनको बोलते यार तू डर क्यों रहते, तेरा भाई है ना साथ में, यहाँ पे तू मत दे टैक्स वैक्स, जमींदार को टैक्स मत दे यार, मैं बचाऊंगा तेरे को, यार क्यों टैक्स दे रहा फालतू में। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा देखने को मिल जाएगा, एक चॉइस देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के भुगतान में जमींदार क्यों चूक जाया करते थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी होती थी उसको टैक्स जो है जमींदार लोग क्यों नहीं दे पाया करते थे।
तो उसके कई सारे कारण थे। यहाँ पर कारणों की अगर मैं बात करूं तो पहला कारण आप लिख सकते हैं राजस्व की बहुत ऊंची मांग थी। टैक्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज लोग जो मांग रहे थे ना जमींदार से, बहुत ज्यादा टैक्स मांग रहे थे। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया 100 रुपए और वो मांगते थे यहाँ पर 500 रुपए, तो वो कहां से दे पाएंगे भाई? बोलेंगे भाई अपने जेब से थोड़ी ना दूंगा, मैं अपना जमीन जायदाद थोड़ी ना बेच दूंगा, यहाँ पर मैं नहीं दे पाऊंगा भाई। ठीक है, तो एक ये कारण था। दूसरा कारण आप लिख सकते हैं कि उपज की नीची कीमतें जिससे कि कर चुकाना मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर एक किसान जो है एक फसल उगा रहा है 100 रुपए का और उस पर टैक्स लगा दीजिएगा अगर आप 120 रुपए का, तो उसका बचेगा क्या भैया? उपज तो उसका 100 रुपए का है ना, वो तो यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपए का उगा रहा है और वो 100 रुपए का बेच रहा है, उसका कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ और उपज की जो कीमतें वो नीची है और आप टैक्स लगा रहे हो 120 का, बोल रहे हो कि भाई तूने 200 का बेचा है यहाँ पर, तो कोई फायदा नहीं है ना यहाँ पर। तो एक ये कारण था कि यहाँ पर जो है टैक्स नहीं मिल पाता था। अगला है असमान राजस्व। अगर मान लीजिए कि बिहार में 10 रुपया टैक्स है तो यहीं पर यूपी में 15 रुपया या 20 रुपया टैक्स मांगा जाता था। ये असमान राजस्व के कारण भी टैक्स नहीं चुका पाते थे। साथ ही साथ सूर्यास्त विधि। अब सूर्यास्त विधि क्या थी आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखता हूं कितने बच्चे मुझे कमेंट करके बता पाते हैं कि सूर्यास्त विधि क्या है। ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जिस बच्चे ने सबसे सही कमेंट किया और सबसे पहले नंबर पे उसका कमेंट आया, उसके कमेंट को मैं हार्ट का यानी दिल का सिंबल दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। जमींदार की सीमित शक्ति है। जमींदारों के पास सीमित शक्तियां थी जिस कारण से वो टैक्स नहीं चुका पाते थे। जमींदारों की सैनिक टुकड़ियां भंग कर दी गई थी। रैयतों से जमींदारों द्वारा कर वसूलने में समस्या आया करती थी। रैयत कौन होते थे? किसान होते थे, ठीक है। तो वो यहाँ पर टैक्स वसूल नहीं कर पाते थे किसान लोग, या कह लीजिए जमींदार लोग, ठीक है। किसान कैसे टैक्स वसूलेंगे, उनको तो देना होता था। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसके आगे चले तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर। जो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो इस सेक्शन के अंदर हमसे पूछे जाएंगे। 31वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देना है। ये जो स्रोत है हमारा, ये आपका चैप्टर नंबर जो 15 है संविधान का निर्माण एनसीईआरटी के अंदर, वहां से लिया गया है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं क्या करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 31.1 में कि हिंदुस्तानी भाषा किन दो भाषाओं का मिश्रण है? तो हिंदी और उर्दू भाषा, इन दोनों भाषाओं को मिला दिया जाए तो हिंदुस्तानी भाषा हमारा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी कौन सी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते थे? तो गांधी जी जो है हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय भाषा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो जो राष्ट्रीय भाषा होती है वो आपका कह लीजिए समृद्ध होना चाहिए और शक्तिशाली होना चाहिए, और यह मानव या कह लीजिए मानवीय विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सके, ऐसी लैंग्वेज ये होनी चाहिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मतलब ये आपका इस तरह से सोर्स दे रखा है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। इसके बेसिस पे इस तरह से क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज इज अ मिक्सचर ऑफ विच टू लैंग्वेजेस। तो हिंदी और उर्दू का मिक्सचर लैंग्वेज था, ठीक है। यहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में कैसे आपको लिखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 32वां क्वेश्चन क्या है कि दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर देना है। चमत्कारी व अविश्वसनीय, ठीक है। ये इस तरह से आपका स्रोत है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। गांधी जी के ऊपर दे रखा है कि किस तरह से अफवाहें फैल रही थी गांधी जी के बारे में, आप यहाँ पर सारा का सारा देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर आप देखेंगे काफी बड़ा स्रोत है। यहाँ मैं स्रोत नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। यहाँ पर 32.1 में क्या क्वेश्चन पूछा है कि आपके अनुसार गांधी जी के बारे में अफवाहों से क्या पता चलता है? तो लोग गांधी जी को ईश्वर के अवतार के रूप में देखते थे, जो उनके दुखों को हरने के लिए आया। गांधी जी को देखते थे अरे भगवान जी आ गए हमारे, जो वाकई में कह लीजिए किसी मैं भगवान से तो कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि भगवान तो बहुत ऊंचा पद हो जाता है, लेकिन हाँ एक कह लीजिए एक मार्गदर्शक के रूप में जरूर आए थे गांधी जी, ठीक है, जो एक मार्ग दिखा करके गए हैं और जिससे कि हम लोग आजादी पा पाए, ठीक है। और यहाँ पर 32.2 में क्या क्वेश्चन है कि किसान जो है महात्मा गांधी को किस तरह से देखते थे? तो किसान जो है महात्मा गांधी जी को एक उद्धारक के रूप में देखते थे, जो उन्हें उनके हक दिलवाएंगे, ठीक है, एक उद्धार करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गांधी जी के चमत्कारिक शक्तियों के बारे में फैली किसी एक अफवाह का वर्णन कीजिए। गांधी जी के बारे में ना बहुत सारी अफवाह फैल गई थी, उसमें से एक अफवाह यह थी कि आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा गांधी जी की प्रामाणिकता में तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक उनके खेत में लगाए गए गेहूं जो है तिल में न बदल जाए। और अगले दिन जो है उनके खेत में जो है सारा का सारा गेहूं तिल बन गया। फिर वो बोलने लगे अरे गांधी जी तो भैया ये है वो है, ये एक अफवाह थी भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन, अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल, ठीक है, जिस पर बिलीव ना किया जा सके।
यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस तरह से रहेगा आपका ये सोर्स पूरा का पूरा, ये आप देख सकते हैं। और क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से देते हुए चलना है। अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर, ये भी स्रोत वाला है, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा स्रोत आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से ये स्रोत आपका दिया गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं बच्चों, काफी बड़ा स्रोत है ये, ठीक है। ये जो है आपका स्रोत संविधान सभा बहस खंड नंबर 1 से लिया गया है, ठीक है। लास्ट वाला जो चैप्टर है ना, 15वां चैप्टर, वहां से। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि संप्रभुता शब्द की व्याख्या करनी है। तो संप्रभुता शब्द का मतलब होता है कि लोगों को आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार होना चाहिए। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं कर सकती कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे इंग्लैंड से कोई यहाँ पर नोटिस नहीं आ सकता कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तो ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी। यही होता है संप्रभुता, यानी हम अपने मन का करेंगे भैया। और परिच्छेद में लोकतंत्र का संप्रभु से क्या संबंध है, तो इसमें या कह लीजिए इसने दिखाया कि भारत एक संप्रभु राज्य बनने जा रहा है, न कि दूसरे देश के अधीन है भारत, ठीक है। तो ये इसके अंदर बात की गई है, किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं होना। ये परिच्छेद में लोकतंत्र का संप्रभु से संबंध है, ठीक है। यह लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार को इंगित करने वाले गणराज्य से संबंधित था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक या कह लीजिए संविधान निर्माताओं ने आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर कैसे प्रकाश डाला। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक सामाजिक व्यवस्था हासिल करने के लिए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया, जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। वे चाहे यहाँ पर कह सकते हैं कि वे चाहते थे कि भारत की एक समाजवादी राज्य बने, मतलब भारत के अंदर ना सभी को आजादी मिले, ठीक है, सभी आगे बढ़ सके। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सारा का सारा आंसर आपको स्रोत के अंदर से ही ढूंढ ढूंढ करके लिखना है, या हिंट मिल जाएगा आपको। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। ये सोर्स आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इसके बेसिस पे जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में होंगे, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, आपका सोर्स तो आपका वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन थे, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों आपका सेक्शन ई के अंदर, जिसके अंदर मैप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। यहाँ पर देखिए मैप वाला पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के अंदर हमें यहाँ पर अमरावती को लोकेट करना है, जहाँ पर एक स्तूप है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। ये आपका किधर है भैया, ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं आपका इंडिया का मैप है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका लोकेट करना था, ठीक है, अमरावती। उसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, राखी गढ़ी, ठीक है, सिंधु घाटी स्थल, ये हरियाणा के अंदर है आपका। हरियाणा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हरियाणा आप देखेंगे ना इधर साइड है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर है राखी गढ़ी, ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं अमरावती, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका राखी गढ़ी। उसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगरा क्षेत्र मुगलों के नियंत्रण में, यूपी के अंदर। अब आगरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये है आगरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का ये आगरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, इसी में आपको एक अथवा दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला मैप वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये एक मैप वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं, विजयनगर। अब विजयनगर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नीचे साइड आ जाएंगे, यहाँ पर है आपका विजयनगर, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन का ये विजयनगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस तरह से दे रखा है कि उस यहाँ पर आप देखिए बता रखा है कि उसी रूपरेखा मानचित्र में आपको दो स्थान ए और बी के रूप में चिन्हित किया गया है। 1857 के विद्रोह के केंद्र के रूप में उन्हें पहचाने और उनके पास खींची गई रेखाओं पर उनके सही नाम आपको लिखने हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो 1857 से रिलेटेड जो आपका विद्रोह का मुख्य केंद्र था ये आपको लोकेट करके बताना है। ये आपका होमवर्क है, ये आप यहाँ पर जो है कह सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बेसिकली बता सकते हैं।